सवाल रैली का बारात का है। बारात में 200, 300, 500 आदमी होते हैं, लेकिन रैली में 1000, 2000, 5000 आदमी होते हैं। तो अगर कोई खतरा है तो पहले रैलियों को रोकना चाहिए था कि पहले शादियों को? उस पर भी कहीं ना कहीं वैचारिक मंथन हो ही रहा। कन्नौज पहुंचे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने एमएल होटल में पत्रकारों से वार्ता की। यहां उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिस वजह से गुंडे और माफिया छिपने पर मजबूर हो गए। माताएं बहनें अमन चैन की जिंदगी जी रही हैं। आइए सुनते हैं उनकी बात। जैसा नाम है मोर्चा, वैसा ही काम अनुसूचित जाति मोर्चा उत्तर प्रदेश में कर रहा है। आज से 2-2.5 महीने पहले काशी में अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी। उसके 15-20 दिन बाद आगरा में प्रदेश कार्य समिति संपन्न हुई। बहुत छोटे समय में मोर्चे की टीम ने सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी का गठन कर दिया। 80% से ज़्यादा मंडलों का गठन भी हो गया है और आने वाले 10-15 दिन में वो बचा हुआ मंडल भी गठन हो जाएगा। पूरे देश में भी मोर्चे के अध्यक्ष के नाते मेरा जो भ्रमण हो रहा है, उसी तारतम्य में अनुसूचित जाति के जिला सम्मेलन में आज कन्नौज में आना हुआ है पहली बार। अनुसूचित जाति का जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, उस समय लग रहा है कि पिछला रिकॉर्ड भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तोड़ेगी। आप लोगों को अगर कुछ विषय पूछना हो तो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने मायावती और रावण है। इस चुनौती को कैसे आप? मुझे लग रहा है राम रावण के लिए भी कभी चुनौती नहीं रहा है। और जहाँ तक विभिन्न राजनीतिक दलों की बात है तो मैं कह सकता हूँ सबने मिलकर भी चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता से लड़ लिया है। इसका मतलब है उस चुनाव में दल मिले हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता ने चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश में एक शांति का टापू बन गया है। जो अराजकता, जो गुंडागर्दी, जो अलगाववादी घटना है, जो आतंकवादी घटना है, सरेआम गैंगरेप, अपराधियों को संरक्षण, राजनीतिक डकैत, बड़ी समस्या, ये उत्तर प्रदेश के लिए चुनौतियाँ थी, जिसे योगी जी ने लगभग समाप्त कर दिया है। आज कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश शांति का टापू है, अपराधियों में भय व्याप्त है और लोगों को लगता है कि अगर कोई अपराध करेगा तो सरकार का हाथ उसके कॉलर पे पहुंचेगा ही। और इसलिए आपने देखा होगा कि दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। इसका मतलब था कि दंगा करने वालों को सपा का संरक्षण था। डकैत समाप्त हो गई, यानी कि सपा का कहीं ना कहीं डकैतों को संरक्षण था। गुंडागर्दी बंद हो गई या फिर उनको संरक्षण देना बंद हो गया। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है और इसलिए मोर्चा भी इसमें अहम भूमिका निभाएगा। अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ। लगातार विपक्ष हमला कर रहा है और अब तो CBCID रिपोर्ट ने भी रिकमेंडेशन कर दिया है धारा बढ़ाने के लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये? मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे कभी कोई अपराध होता है या नहीं होता, उसकी जांच चलती है, तभी तक पूरा विपक्ष अपराधी बना देता है। पूरे देश में क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार राजस्थान में हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा गैंगरेप दलितों की महिलाओं के साथ और महिलाओं के साथ राजस्थान में हो रहे हैं। न प्रियंका गांधी बोलती है, न राजीव गांधी बोलते हैं, न सपा बोलती है। सरेआम 100 वाल्मीकि समाज के घर तोड़ दिए जाते दिल्ली में, आप पार्टी भी नहीं बोलती है। पंजाब में इसी प्रकार की बड़ी घटना हुई और एक लड़के को तो मार के और टांग दिया। ये सारे के सारे चुप रहे और भारतीय जनता पार्टी को से अगर कोई छोटी भी गलती हो जाए और नहीं हो जाए तो जांच के घेरे में भी है, तो लोग चाहते इसको फांसी पर लटका दो। मुझे लगता है थोड़ा न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जांच प्रक्रिया पर विश्वास ही करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो अगर कोई मांग की है तो जांच के झमेले में नहीं डाला, बल्कि अपराध पंजीबद्ध किया है, गिरफ्तार किया है। ये बड़ी बात है।
लेकिन ऐसे आरोप लगते हैं कि जब तक पद पे रहेंगे तब तक पद का दुरुपयोग करके जांच को प्रभावित कर सकते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने यह कभी नहीं किया है। अटल जी की सरकार में देख लो, चाहे कल्याण सिंह जी की सरकार में देख लो, चाहे राजनाथ सिंह जी की सरकार में देख लो, चाहे अभी देख लो, पद का दुरुपयोग ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। पद के दुरुपयोग तो सपा और बसपा ने, कांग्रेस ने किए हैं। उसी का दुष्परिणाम है कि अगर दुरुपयोग नहीं किया होता तो देश में शांति स्थापित होती, लोग गरीबी नहीं होते, लोग कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होते हैं। लगता है कि 2 फेस में कोरोना आया, सरकार ने डट के मुकाबला किया, जनता ने साथ दिया और हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस ने भी बहुत ताकत से और समाज सेवियों ने सामना किया, उसको हराया। लगभग 144 करोड़ डोज लोगों को लग भी चुके हैं और अभी भी तेज़ गति से डोज लगाने का आग्रह किया जा रहा है। वही एक बड़ा बचाव कहीं ना कहीं दिख रहा है। और जहाँ तक ओमिक्रॉन का मामला है, सरकार ने सचेत करने के लिए अधिकारियों की मीटिंग भी की है, विशेषज्ञों की राय भी ली है, बच्चों को टीकाकरण हो इसकी भी चिंता कर रहे हैं। बूस्टर डोज भी आ गया है। कुल मिलाकर गैस के हर ज़िले में कहीं ना कहीं कमी न रहे, इसके लिए प्लांट भी लग गए हैं, बहुत सारे लग रहे हैं। एक बड़ी तैयारी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हुई है। जहाँ तक रैलियों का सवाल है तो अभी तक ये कोई विषय अभी तक आया नहीं है। चुनाव आयोग और संवैधानिक जो संस्था है वो जो निर्णय लेगी, मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल हो, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए आप, 3 फेज के चुनाव में मोदी जी नहीं गए थे। मालूम पड़ा कि ये फैल सकता है या फैल रहा है, उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, नहीं गए थे। तो हमारे लिए जनता पहले है। सरकार ने तो गाइडलाइन जारी कर दी है कि आप शादी ब्याह में 200 आदमी से ऊपर नहीं ले जाएंगे, लेकिन अभी रैलियों के लिए गाइडलाइन कोई नहीं जारी हो रही है। अभी आज ही प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट करा है, आज उनकी मैराथन, छात्राओं की, लड़कियों की मैराथन दौड़ लखनऊ में प्रस्तावित थी, लेकिन प्रशासन ने वहाँ पर इजाज़त नहीं दी। कारण ये बताया है ओमिक्रॉन का खतरा। मुझे लगता है और कोई तारीख को रैली है प्रधानमंत्री, मुझे लगता है वो क्या बोलते हैं वही सच नहीं है। हो सकता है कुछ ना कुछ टेक्निकल कारण रहे हों, समय पर वो नहीं मिला हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसकी तरफ हम अभी से यहाँ से बैठ कर नहीं बता सकते। अब एक नैतिकता के तौर से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सवाल रैली का और बारात का है। बारात में 200, 300, 500 आदमी होते हैं, लेकिन रैली में 1000, 2000, 5000 आदमी होते हैं। तो अगर कोई खतरा है तो पहले रैलियों को रोकना चाहिए था कि पहले शादियों को? उस पर भी कहीं ना कहीं वैचारिक मंथन हो ही रहा होगा, ऐसा नहीं, उस पर भी कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा। और वो सबके लिए है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं। कितनी सीटें आने की उम्मीद है? मुझे तो लगता है कि पिछला रिकॉर्ड भी टूटेगा। अगले जी कह रहे हैं 400 सीट आएंगी, आप समझ 300 पार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा, 2 लोग मिलकर लड़े तब तो वहाँ ही नहीं उतनी। अब अकेले लड़ेंगे और किन के दम पे लड़ेंगे? भ्रष्टाचारियों के, अपराधियों के, डकैतों के दम पे जीतना चाहते हैं क्या? जनता उत्तर प्रदेश की समझ गई है कि उत्तर प्रदेश का उत्थान, विकास, सम्मान ये सपा के नेतृत्व में नहीं, भाजपा के, योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, और दिख भी रहा है लोगों को। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि चुनाव नजदीक आ जाते हैं तब मंदिर मुद्दा उठा दिया जाता है भाजपा की तरफ से। राम मंदिर मुझे लगता है कि राम मंदिर हमारा मुद्दा नहीं है, आस्था का केंद्र है। हम अगर 60 साल से ये बात कहते आ रहे हैं तो हमने उसको कभी मना नहीं किया है। उन्होंने ही कहा कि मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हमने कहा तारीख भी बताएंगे और तारीख भी बता दी। हम तो जो 51 में कह रहे थे अंत्योदय, अभी भी गरीबों की योजना बना, हमने कहा 370 लागू किया, हमने कहा राम मंदिर बन रहा है। हमारे एजेंडे में, हमारी विचारधारा में जो है उसको हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये तो कांग्रेस सपा जो कहती है तो घोषणा पत्र भी कभी पूरा नहीं करती। अभी व्यापारी के यहाँ पर जितना भारी मात्रा में पैसा बरामद हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? स्वाभाविक है, मोदी जी ने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो कोई भी हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो, जो 18-20 टैक्स कम करने के बाद 1 कम कर दिया, इसके बाद भी अगर वो इस प्रकार का कर रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनको पूर्व सरकारों से संरक्षण मिला होगा। इस पर भी तो अखिलेश यादव। और बताइए आप कि कानून का उल्लंघन करते हुए सरेआम बोरों में नोट भर के चल रहे हैं, बक्सों में नोट मिल रहे हैं, छतों में नोट मिल रहे हैं, दीवालों में नोट मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जब पुरानी रेड फिल्म देखी हो, वैसा ही सब निकल रहा है। मुझे लगता है ये गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का पैसा है। ये भ्रष्टाचारियों के कलेजों से निकलना ही चाहिए।
अच्छा जी, जितना हल्ला मचा है मीडिया में काले कुबेर को जो मिला है, उससे ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है कि ये सपा का आदमी है या भाजपा का आदमी है, इसको लेके हल्ला मचा। मुझे लगता है, लेकिन अभी तक जांच करने वाले मुझे लगता है ये पार्टी का विषय नहीं है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। ईडी वगैरह संस्थाएं संवैधानिक जहाँ देखती हैं कि कानून का उल्लंघन हो रहा है, लोग टैक्स भी नहीं दे रहे हैं और उस टैक्स से जो हिंदुस्तान का विकास कल्याण होता है उसको कहीं ना कहीं चोरी की जा रही है, इस पर कहीं कहीं नज़र होती है शासन की और इस पर छापा डलता है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी हार को लेकर अब अखिलेश जी कहे कि वो सपा का आदमी, तभी वो छाप, तो अखिलेश जी से स्वीकार करें, कहें अनाउंसमेंट करके वो सपा का आदमी। इसके पहले भी सपा, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, वो कहे ना कि सपा का आदमी, वो कहे कि डकैत हमारे थे, वो कहे कि गुंडे हमारे थे, वो कहे कि हमारी सरकार में पैसा लिया जाता था। हम तो ठोक के कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार में पैसा नहीं लिया जा रहा, नौकरी में तो नहीं लिया जा रहा। हमने कहा कि डकैत निपटा है तो निपटे, हमने कहा खाने नहीं दूंगा और ना खाऊंगा तो नहीं खाने दे रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। हम कह रहे हैं 6 लेन 4 लेन 8 लेन चल रही तो चल रही है, बताएंगे हमने की कहीं। विकास का जहाँ तक बात करेंगे, 73 साल में जिनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते आए उन्होंने गरीबों को घर नहीं दिया, उन्होंने 6 सिलेंडर नहीं दिया, उन्हें शौचालय नहीं दिया, उन्होंने चमकते हुए स्टेशन नहीं दिए, उन्होंने 4 लेन 6 लेन नहीं दी, उन्होंने 500 की आबादी तक को गाँव सड़क नहीं दी, उन्होंने 18,000 गाँव में लाइट नहीं दी, उन्होंने LED बल्ब ट्यूबलाइट नहीं दी, एक अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं दी, उन्होंने सीमा पर लड़ने के लिए एक ताकतवर फौज नहीं दी, बल्कि चीन से कब्जा करा लिया। और हमने तो आगे दिखाई तो चीन अपने क्षेत्र में था, प्रतिबंधित क्षेत्र में, वहाँ से वापस जाना पड़ा। वो पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर पाते थे, हमने कहा इधर घुसोगे तो पिटोगे, और घर में घुस के मारते। ये ताकत पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए 7 साल में सब कुछ हिसाब हमसे मांगोगे, 57 साल से कोई हिसाब नहीं मांगते। ये भी कहते हैं कि जब विकास की बात उनसे करी जाती है तो राम का नाम ले आते हैं। देखो, भारत पाकिस्तान आस्था के जो विषय होंगे, भाजपा का बहुत सम्मान, आस्था के जो विषय होंगे उसका सम्मान हम करेंगे ही। विकास का विषय होगा उसको हम कर ही रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमने सपने देखे हम कर ही रहे। और इसलिए सने सने स्टेप बाय स्टेप जनता आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खड़े हो, भारत स्वावलंबी बने, लोगों को दवाई मिले, सुरक्षा मिले, लोगों को खाने के लिए अनाज मिले, रोजगार मिले। इन सब चीज़ों पर मोदी जी बहुत विस्तार से काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है विपक्ष की दुकानों के शटर गिर गए हैं, इसलिए वो लगातार षड्यंत्र करते हैं और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के प्रति विश्वास और श्रद्धा बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।